वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज का जो हमारा सेशन है वो एक मास्टर लेक्चर होने वाला है। बिल्कुल। और ये मास्टर लेक्चर बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर फोकस्ड है, जिससे इग्नोर करना कैंडिडेट्स के लिए भारी पड़ सकता है। सही कहा। आज हम एक डीप डाइव करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर, यानी एयर, वाटर, सॉइल और नॉइस पोल्यूशन पर। और इस चर्चा का जो प्राइमरी लेंस होगा वो इंडिया और विशेषकर बिहार पर आधारित होगा। राइट। और हम स्ट्रिक्टली 2026 के अपडेटेड डेटा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। एग्जैक्टली। एक बात मैं क्लियर कर दूं शुरुआत में ही। जो कैंडिडेट्स बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये डिस्कशन किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। एकदम। और इस क्लास के ग्राउंड रूल्स बहुत सिंपल हैं। हमारी चर्चा स्ट्रिक्टली डेटा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs पर आधारित होगी। हाँ, और टेक्निकल टर्म्स को हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी यूज करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी पूरी क्लैरिटी मिले। तो बिना किसी डिले के सीधे फाउंडेशन पर आते हैं। देखिए, आम बोलचाल में हम किसी भी चीज के गंदे होने को पोल्यूशन कह देते हैं, लेकिन अगर डेटा और साइंस की भाषा में बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल प्रिसाइज है। यानी हम एक साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। साइंटिफिकली पोल्यूशन एनवायरनमेंट के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आने वाला कोई भी अनडिजायरेबल चेंज है। मतलब कोई भी ऐसा बदलाव जो वहां नहीं होना चाहिए था। राइट। और मैंने नोट्स में देखा है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में एग्जामिनर अक्सर इन्हीं 3 पैरामीटर्स, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, को ऑप्शंस में घुमाकर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करते हैं। सही कहा। और इस अनडिजायरेबल चेंज का जो रिपल इफेक्ट है वो 3 मुख्य क्षेत्रों पर पड़ता है। पहला ह्यूमन हेल्थ, दूसरा इकोसिस्टम्स जिसमें पेड़ पौधे और जानवर आते हैं, और तीसरा इकोनॉमी। एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो पोल्यूशन मतलब बस फैक्ट्री का धुआं या नाले का पानी। इन तीनों शब्दों पर मेरा मतलब है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। पर अलग अलग फोकस करना इतना जरूरी क्यों है? ये चेंजेस एक्चुअली दिखते कैसे हैं? ये बहुत ही क्रूशल डिस्टिंक्शन है। मान लीजिए किसी ऑप्शन में लिखा है कि पोल्यूशन सिर्फ एक केमिकल चेंज है, तो ये टोटली इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी। क्योंकि केमिकल चेंज का मतलब तो सिर्फ हवा में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिल जाना हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन फिजिकल चेंज बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्मल पोल्यूशन। जब किसी पावर प्लांट से निकला हुआ बेहद गर्म पानी सीधे किसी ठंडे नदी में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पानी का केमिकल मेकअप नहीं बदलता, राइट? राइट। वहां सिर्फ टेम्परेचर बदलता है, जो कि एक फिजिकल स्टेट है। लेकिन उस अचानक बढ़े हुए टेम्परेचर से नदी की सारी मछलियां मर सकती हैं। ये फिजिकल पोल्यूशन है। ओह वाओ, ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है फिर? बायोलॉजिकल चेंज का मतलब है पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई का अचानक से मल्टीप्लाई हो जाना। अगर डेफिनेशन में इन तीनों में से एक भी एस्पेक्ट मिसिंग है तो कॉन्सेप्ट अधूरा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टेट में अनडिजायरेबल चेंज। जब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विजिबल इंपैक्ट हवा में दिखता है। बिल्कुल। अगर स्ट्रिक्टली हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो एयर पोल्यूशन का डेटा सबसे ज्यादा चिंताजनक और इम्पोर्टेंट है। हवा के मामले में कुछ मुख्य पोल्यूटेंट्स हैं जिनके नाम कैंडिडेट्स को टिप ऑफ द टंग पर होने चाहिए। हाँ, जिसे हम PM2.5 और PM10 कहते हैं। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ग्राउंड लेवल ओजोन भी मुख्य पोल्यूटेंट्स हैं। और इन सभी पोल्यूटेंट्स को एक स्टैंडर्ड स्केल पर नापा जाता है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI कहते हैं। हाँ, इस AQI के एग्जैक्ट रेंजेस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राइट। तो अगर डेटा पॉइंट्स पर आएं, तो AQI जब 0 से 50 के बीच होता है तो उसे गुड माना जाता है, और 51 से 100 तक सेटिस्फैक्टरी होता है। एग्जैक्टली। 101 से 200 मॉडरेट है। एग्जैक्टली। असली खतरा शुरू होता है 200 के बाद। 201 से 300 को पुअर कहा जाता है, 301 से 400 वेरी पुअर और 401 से 500 सिवियर कैटेगरी में आता है। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2025-26 अपडेटेड डेटा के हिसाब से सर्दियों के मौसम में नॉर्थ इंडिया की स्थिति ग्लोबली सबसे खराब होती है। और यहाँ PM2.5 पर थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल।
अगर हम बिहार स्पेसिफिक डेटा देखें तो पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों में विंटर पीक के दौरान PM 2.5 लेवल अक्सर 100 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर को क्रॉस कर जाता है। जिसका ग्राउंड लेवल पर मतलब ये है कि इन शहरों का AQI लगातार पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी के बीच ऑसिलेट करता रहता है। इस सिचुएशन के पीछे मेजर सोर्सेस क्या हैं बिहार में? बिहार के संदर्भ में ईंट भट्टे यानी ब्रिक्किन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ वेहिक्यूल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल और बायोमास बर्निंग। बायोमास बर्निंग मतलब जो लकड़ी या खेत के बचे हुए हिस्से को जलाया जाता है, राइट? हाँ, ये सब मिलकर एक टॉक्सिक मिक्स बनाते हैं और इन सब में PM 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसका साइज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस PM 2.5 के मैकेनिज्म को समझने के लिए एक एनालॉजी सेट करता हूं मैं। राइट। मान लीजिए एक ऐसी बारीक छलनी है जिसमें से कुछ न निकलने का दावा किया जाता हो, राइट। लेकिन उस छलनी में से रेत का बहुत बारीक हिस्सा आसानी से निकल जाए। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उस छलनी की तरह काम करता है। जो बड़े PM 10 पार्टिकल्स होते हैं उन्हें नाक के बालों या गले के म्यूकस में रोका जा सकता है। सही कहा। लेकिन PM 2.5 जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, वो इस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह बाईपास कर देता है। और वही इसका सबसे फेटल हिस्सा है। जब PM 2.5 पार्टिकल्स लंग्स के सबसे आखिरी हिस्से यानी एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं तो उनको साइज इतना छोटा होता है कि वो वहां से सीधे ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। यानी जो धूल हवा में थी वो अब खून में तैर रही है। एग्जैक्टली। और इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और सिवियर एस्थमा ट्रिगर होता है। इस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से ही PM 2.5 को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। और इसीलिए इन PM लेवल्स को अग्रेसिवली कम करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट देश की उन सिटीज पर फोकस करना है जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें स्ट्रिक्टली नॉन अटेनमेंट सिटीज कहा जाता है। और बिहार के कई मुख्य शहर इस लिस्ट का हिस्सा हैं। तो हवा की इस टॉक्सिसिटी से निकलकर अब हम उस एलिमेंट पर चलते हैं जो बिहार जैसी जगह की लाइफलाइन है, यानी नदियां, गंगा, कोसी और गंडक। जब हम वाटर पोल्यूशन के डेटा को देखते हैं तो यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन सामने आता है। स्पेसिफिकली दो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, DO यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दोनों टर्म्स आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या DO सिंपल भाषा में वो ऑक्सीजन है जो पानी में घुली हुई होती है। जिस तरह जमीन पर इंसानों को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, उसी तरह नदी के एक्वाटिक इकोसिस्टम को जिंदा रहने के लिए पानी में ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब पानी में बाहर से ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है, जैसे कि शहरों का अनट्रीटेड सीवेज। इस BOD और DO के उल्टे रिश्ते को समझने के लिए एक और फिजिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बंद कमरा है जिसमें ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में है। अगर उस कमरे में 2-4 लोग हैं तो ऑक्सीजन आसानी से मिलती रहेगी, राइट। लेकिन अगर अचानक से उस कमरे में 100 लोग आ जाएं और भीड़ बढ़ जाए तो सब तेजी से सांस लेंगे और उस लिमिटेड ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी कंज्यूम करने लगेंगे। नतीजा ये होगा कि कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एकदम सही एनालॉजी है ये। ठीक यही रिएक्शन नदी के पानी में होता है। जब पानी में सीवेज बहुत ज्यादा गिरता है तो उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की गिनती अचानक से मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये बैक्टीरिया बिल्कुल उस भीड़ की तरह पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को तेजी से यूज करने लगते हैं। एग्जैक्टली। और वही ऑक्सीजन की डिमांड जो उन बैक्टीरिया द्वारा की जा रही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD कहलाती है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर किसी नदी के पानी का BOD लेवल बहुत हाई दिख रहा है तो वहां बैक्टीरिया और वेस्ट का ओवरलोड है और पानी की असली ऑक्सीजन DO खत्म हो चुकी है। ऐसे पानी में मछलियां सर्वाइव नहीं कर सकती और वो डेड जोन बन जाता है। CPCB के ऑफिशियल डेटा के हवाले से अगर बात करें तो बिहार में गंगा नदी के कई स्ट्रेचेस स्पेशली पोल्यूटेड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन स्ट्रेचेस में BOD लेवल्स सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा हैं। रन ऑफ यानी जब खेती में एक्सेस यूरिया या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है और वो बारिश के पानी के साथ बहकर नदी में पहुंचते हैं। हाँ, जब फील्ड से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नदी में पहुंचते हैं तो पानी के अंदर एल्गी यानी काई तेजी से बढ़ने लगती है। इसे साइंस में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो जब ये एल्गी मरती है तो इसे डिकम्पोज करने के लिए फिर से बैक्टीरिया आते हैं और फिर से BOD शूट अप होता है। बिल्कुल, ये एक विशियस साइकिल है और इस मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए ही नमामि गंगे प्रोग्राम जैसी मेगा स्कीम्स फंक्शनल हैं।
जिसका एक बड़ा कंपोनेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपीज की कैपेसिटी को बढ़ाना है। नदियों का पानी आखिर में मिट्टी तक ही पहुंचता है, जिसे वो सींचती हैं। यहां से हम उन हैजर्ड्स की तरफ मुड़ते हैं जिन्हें द साइलेंट हैजर्ड्स कहा जाता है, सॉइल और नॉइज पोल्यूशन। बिहार प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के चलते सॉइल डिग्रेडेशन एक बड़ी समस्या बन चुका है। मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी तो कम हो ही रही है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा फूड कंटामिनेशन का सामने आ रहा है। यहाँ एक चेन रिएक्शन है जिसे एस्पिरेंट्स को समझना जरूरी है। मिट्टी में मिलाए गए केमिकल्स या हेवी मेटल्स मिट्टी में ही नहीं रहते, वो पौधों के जरिए फसल में और फसल से फूड चेन में एंटर करते हैं। और इसके लिए साइंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन। सही कहा। जब किसी एक ऑर्गेनिज्म जैसे किसी छोटे कीड़े के अंदर पेस्टिसाइड लगातार जमा होता रहता है तो इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। लेकिन जब उस कीड़े को चिड़िया खाती है और ऐसी कई चिड़ियों को कोई बड़ा जानवर खाता है, तो फूड चेन में ऊपर जाते जाते उस जहर का कॉन्सेंट्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। इस मैकेनिज्म की वजह से मिट्टी का पोल्यूशन डायरेक्ट इंसानी थाली तक पहुंच रहा है। इस साइलेंट हैजार्ड के बाद दूसरे हैजार्ड पर आते हैं, जो वैसे तो काफी शोर मचाता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को साइलेंट माना जाता है, नॉइस पोल्यूशन। अक्सर लोग शोर को सिर्फ एक टेम्पररी अनॉयंस मानते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के अनुसार इसकी लिमिट्स काफी रिजिडली सेट की गई हैं सीपीसीबी के द्वारा। डेटा पॉइंट्स की बात करें तो रेजिडेंशियल एरियाज में नॉइस पोल्यूशन की लिमिट दिन के वक्त 55 डेसिबल्स और रात के वक्त 45 डेसिबल्स हैं। ये एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। और इस डेसिबल लिमिट का एक सॉलिड बायोलॉजिकल बेस है। जब साउंड 55 डेसिबल्स के ऊपर लगातार बना रहता है तो ह्यूमन बॉडी उस शोर को एक थ्रेट की तरह परसीव करती है, जिससे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बिल्कुल। और अगर ये लगातार चलते रहे तो हाइपरटेंशन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और लॉन्ग टर्म हियरिंग इश्यूज परमानेंट हो जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पटना जैसे शहरों में बिजी इंटरसेक्शंस पर दिन के वक्त नॉइस मीटर्स अक्सर 70 से 80 डेसिबल्स को आराम से क्रॉस कर जाते हैं। यानी ट्रैफिक कंजेस्शन और लाउड स्पीकर्स सिर्फ शोर नहीं कर रहे, वो क्रॉनिकली पब्लिक हेल्थ को ऑल्टर कर रहे हैं। अब इन चारों डायमेंशंस एयर, वाटर, सॉइल और नॉइस के मैकेनिज्म्स को समझने के बाद इन सब का इंटरसेक्शन बिहार की ज्योग्राफी और पॉलिसीज के साथ कैसे होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक ऐसी स्थिति आती है जो अक्सर मेंस और इंटरव्यू स्टेज पर कैंडिडेट्स को एनालाइज करने को मिलती है। वो है द फ्लड लिंक। बिहार में बाढ़ यानी फ्लड्स एक नेचुरल डिजास्टर तो है ही, लेकिन एनवायरनमेंट के साथ इसका एक डेडली नेक्सस बन जाता है। बाढ़ सिर्फ पानी का बढ़ना नहीं है, ये पोल्यूटेंट्स के लिए एक डिलीवरी सिस्टम का काम करता है। एग्जैक्टली। जब फ्लड का पानी अर्बन एरियाज, स्लम्स और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में फैलता है तो वो वहाँ के ओपन डेफिकेशन वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और पेस्टिसाइड्स को अपने साथ बहा ले जाता है। और ये पोल्यूटेड पानी सिर्फ सरफेस पर तबाही नहीं मचाता। जब पानी कई हफ्तों तक रुका रहता है तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर सीप करता है, जिससे ग्राउंड वाटर, जिसे लोग हैंड पंप के जरिए पीते हैं, कॉन्टामिनेट हो जाता है। तो फ्लड एक फिजिकल डिजास्टर से बदलकर एक मैसिव एनवायरमेंटल वेक्टर बन जाता है, जो पूरे राज्य के वाटर टेबल में पैथोजेंस और केमिकल्स मिक्स कर देता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल साइंस का डायरेक्ट ओवरलैप है। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक जियोग्राफिक चैलेंज है बिहार में, विंटर इन्वर्जन। हाँ, हमने ईंट भट्टों की पहले बात की थी। बिहार में इन ब्रिक किल्न्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है। ठंड के दिनों में एक अजीब सा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है। नॉर्मल दिनों में गर्म हवा ऊपर उठती है और अपने साथ पोल्यूशन को अपर एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स कर देती है। लेकिन सर्दियों में जमीन के पास की हवा बेहद ठंडी और भारी हो जाती है। उस ठंडी हवा के ऊपर रिलेटिवली गर्म हवा की एक लेयर आ जाती है जो एक ढक्कन की तरह काम करती है। इसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और उस ढक्कन का असर ये होता है कि ब्रिक किल्स, गाड़ियों का एग्जॉस्ट और खेत की आग का धुआं ऊपर नहीं जा पाता, वो जमीन के पास ही ट्रैप हो जाता है जहां लोग सांस ले रहे हैं। वही ठंडी हवा और पोल्यूटेंट्स आपस में मिलकर स्मॉग बनाते हैं। ये विंटर की कोल्ड कंडीशंस और लोकल एमिशंस का एक गैस चेंबर जैसा इफेक्ट है।
इन इतने बड़े सिस्टेमिक चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए जो गवर्नेंट मेजर्स और फाउंडेशनल एक्ट्स हैं, उनके डेटा पॉइंट्स कैंडिडेट्स को क्रोनोलॉजिकली याद होने चाहिए। बिल्कुल। वाटर एक्ट सबसे पहले आया 1974 में। उसके बाद हवा की परेशानियों पर ध्यान गया तो एयर एक्ट लाया गया 1981 में। और फिर सबसे बड़ा, सबसे व्यापक कानून एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में। 1986 का साल इसलिए भी क्रूशियल था क्योंकि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद लाया गया था। स्टेट लेवल पर इन कानूनों को एनफोर्स करने का डायरेक्ट मैंडेट BSPCB यानी बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास है, चाहे वो गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स हों या वेस्ट मैनेजमेंट। और अगर हम 2025-26 के करंट कॉन्टेक्स्ट के अपडेट्स देखें तो पॉलिसीज अब काफ़ी डेटा ड्रिवन हो रही हैं। AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस की संख्या स्टेट में एग्रेसिवली बढ़ाई जा रही है ताकि हर ब्लॉक लेवल का ग्रैन्युलर डेटा मिल सके। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करना और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए स्पेसिफिक फंड्स एलोकेट करना, ये दिखाता है कि पॉलिसी अब प्रोएक्टिव हो रही है। अब इस मास्टर लेक्चर के उस हिस्से पर आते हैं जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स की असली टेस्टिंग करता है। कॉमन मिसकंसेप्शंस या वो ट्रैप्स जहां एग्जाम्स में फैक्ट्स अक्सर उलझ जाते हैं। यस, द PYQ ट्रैप्स। मैं रैपिड फायर तरीके से स्टेटमेंट्स बोलूंगा और देखते हैं कि टेक्निकल लेवल पर यह सच है या नहीं। पहला मिसकंसेप्शन, PM10 PM2.5 से ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए वो ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के हिसाब से ये टोटली रॉन्ग है। जैसा हमने डिस्कस किया, PM2.5 अपने छोटे साइज के कारण सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लेता है। PM2.5 इज द मोस्ट हार्मफुल। दूसरा ट्रैप, पोल्यूशन का मतलब मुख्य रूप से एयर पोल्यूशन और गैस इमिशंस ही होता है। ये डेफिनेशन को ओवर सिंप्लीफाई करने का नतीजा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। एनवायरनमेंट के फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टेट में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, चाहे वो मिट्टी में हैवी मेटल्स का आना हो या पानी में थर्मल पोल्यूशन, पोल्यूशन है। और तीसरा ट्रैप, जिसे सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर दिया है, नॉइज पोल्यूशन बायोलॉजिकल हार्म नहीं करता, ये सिर्फ एक टेम्परेरी न्यूसेंस है। ये भी साइंटिफिकली रॉन्ग है। 55 डेसिबल्स की अपर लिमिट को क्रॉस करने पर जो लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो परमानेंट हाइपरटेंशन और हियरिंग लॉस जैसी सिवियर इश्यूज क्रिएट करते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कैंडिडेट्स के लिए। AQI हवा की क्वालिटी नापने का इंडेक्स है, जिसमें 200 के ऊपर का स्कोर डेंजर जोन में आता है। पानी की गुणवत्ता के लिए DO और BOD क्रूशियल हैं, जिनके बीच उल्टा यानी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और 1974, 1981 और 1986 के एक्ट्स एनवायरनमेंट गवर्नेंस का फाउंडेशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। एस्पिरेंट्स को इन AQI रेंजेस, डेसिबल लिमिट्स और एक्ट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ध्यान से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि BPSC और BSc जैसी परीक्षाओं में एनवायरनमेंट इकोलॉजी का वेटेज अब काफी डोमिनेटिंग हो चुका है। अगले सेशन में हम इस एक्सप्लोरेशन को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि इन लोकल एनवायरमेंटल चेंजेस का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से क्या डायरेक्ट लिंक बन रहा है और उसका असर बिहार के एग्रीकल्चर पर क्या पड़ेगा। रैपिड अर्बनाइजेशन की जरूरत है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मांग है, दूसरी तरफ डीप एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी है, जहां बाढ़ और हवा का जहर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इन विरोधाभासी तथ्यों के बीच डेवलपमेंट को रोके बिना ऐसी सस्टेनेबल पॉलिसी कैसे बनाई जाए जो पर्यावरण को भी प्रिजर्व कर सके। इस डायलेमा के आसपास के आंसर्स ही रियल सॉल्यूशंस निकलेंगे। इस एनालिटिकल थॉट के साथ आज के डीप डाइव को यही रोकते हैं। फैक्ट्स को हमेशा उनके पीछे के लॉजिक और मैकेनिज्म के साथ जोड़िए। बिहार मैटर्स।